Hi guys, my name is Suma Sarwa. Welcome back to my channel. In this video, we're gonna talk about pre-refusal letter and the reasons for getting this letter and how to justify this pre-refusal letter. So in this video, I will tell you everything. How can you justify your case? What type of documents can you attach? And what type of allegation you can receive from the embassy. बहुत सी रीजंस होती हैं कि जिसकी वजह से आपको प्री रिफ्यूजल लेटर मिल जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को भी ये भी नहीं पता कि प्री रिजेक्शन लेटर होता क्या है, उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। एम्बेसी की तरफ से इस्लामाबाद और कराची एम्बेसी की तरफ से लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स को प्री रिफ्यूजल प्री रिजेक्शन लेटर रिसीव हुआ था और बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों ने उसे कैसे जस्टिफाई करना है और उस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है कि जिसकी वजह से उनका केस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और बहुत से लोग इस चीज पे भी डरते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर प्री रिजेक्शन लेटर हमारे पास आ गया है तो इसके बाद हमारा केस जो है वो वीक हो गया। काफी लोग कहते भी ये हैं कि केस वीक हो गया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसमें आपका केस वीक नहीं होगा, क्योंकि जो एम्बेसी के लोग होते हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन होती है आपके कुछ पॉइंट्स को लेके, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके। जब उन्हें कुछ डाउट होगा तो वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगी कि आप अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एलिगेशन, कि आप उन्हें उस लेटर को कैसे और इस एलिगेशन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसमें जो होता है वो यूजुअली जो कराची और इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से दो पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से आपको प्री रिजेक्शन प्री रिफ्यूजल लेटर मिलता है। वो दो एलिगेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो जो यूजुअली स्टूडेंट्स को मिलता है वो इलीगल इमिग्रेंट का हो जाता है कि वो जब वहां जाएंगे और उसके बाद वो वापस नहीं आएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं कि वो वहां जाते हैं तो वहां पे सेटल होने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते। तो एम्बेसी का ये कंसर्न भी होता है कि आप वहां जाएंगे, सारी कश्तियां जला के आप जा रहे हैं और उसके बाद आप वापस नहीं आएंगे। और जो सेकंड रीजन होती है वो आपकी जो फाइनेंशियल होते हैं, आपने जो अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो कर रहे हैं, आप अपने फंडिंग शो कर रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं होती। उसके बारे में काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं एम्बेसी वालों को, तो वो आपको प्री रिजेक्शन लेटर दे देते हैं। क्योंकि आजकल अब ऐसे भी हो गया है कि एम्बेसी पे बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, स्टूडेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करने लग गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी केस को हैंडल कर रहे होते हैं कि ठीक है एक केस आया उसे जल्दी जल्दी हैंडल किया, उन्हें कोई कंफ्यूजन हो गई है तो वो बजाय इसके कि वो रिजेक्ट करे वो आपको लेटर इशू कर देते हैं कि हमें ये डाउट है। तो आपका क्या फर्ज होता है, आपका ये होता है कि आपने उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है। आप उन्हें कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। दो रीजंस तो मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी रीजंस हैं। अच्छा, जो फाइनेंस वाले में आ गया, एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है उसमें, और दूसरा आपका आ जाता है कि आपने एक तो प्रॉपर टैक्स जो रिटर्न है वो आपने शो नहीं किया है। सेकंड जो रीजन आ जाती है वो आपकी पीरियोडिक कंटिन्यूटी की रीजन आ जाती है कि 1 ईयर, अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर 2 और 3 ईयर्स एंड यू आर शोइंग योर बैंक स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर, यू आर शोइंग योर फंड फॉर 1 ईयर, आप 1 ईयर के लिए अपना फंड शो कर रहे हो, तो रेस्ट 2 और 3 ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे। तो आपने उन चीजों को जस्टिफाई करना है। ये रीजंस भी आ रही हैं वहां पे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उन्हें कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, शेंजन वीजे का है, उस लिंक में एक प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि आप कैसे एक कवर लेटर बना सकते हो। क्योंकि आपने एक कवर लेटर की सूरत में अपने आप को जस्टिफाई करना है कि जिस तरह आपने वीजा अप्लाई किया था उसमें आपने एक कवर लेटर अटैच किया, तो इसी तरीके से इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आपने एक कवर लेटर बनाना है। उस कवर लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, और उसका एक पैटर्न होता है कि आपने उसे कैसे लिखना है। आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। एक जो लिंक मैं आपको सेंड करूंगी, यहाँ पे शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे रीड कीजिएगा। उसमें सारा बताया हुआ है कि अगर आपकी रिजेक्शन जो है, प्री रिजेक्शन जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से आई है, तो आपने उसे कैसे जस्टिफाई करना है, आप उसे क्या क्या कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइनेंस वाला अगर कोई रीजन बना है तो आप उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि आप जो है जो पहले स्टेटमेंट अगर आपने शो की है तो वही स्टेटमेंट आप दोबारा शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक और कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि आप उसमें कुछ अमाउंट की ट्रांजैक्शन वीजा अप्लाई करने के बाद भी करते रहें। आप उसमें कुछ डिपॉजिट करवा लें, 2-3 लाख का डिपॉजिट करवाएं, कुछ विड्रॉ करवाएं, फिर कुछ डिपॉजिट, मीन्स उसमें एक ट्रांजैक्शन आप कंटिन्यूटी उसमें शो करते रहें। तो उससे आपका केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वीजे के लिए फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटमेंट है उसे शो नहीं किया, बल्कि
ये जो आपकी अकाउंट है ये रनिंग पोजीशन में है और आप इसे रन कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, एक और चीज आपको बताती हूँ, इलीगल इमिग्रेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। इलीगल इमिग्रेंट को आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप उन्हें कोई प्रूफ ऐसा दें कि आपकी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में। आप उसके लिए जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब कर रही हैं, जॉब से आपको एम्प्लॉयमेंट जो लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट, वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं कि आपने सारा कुछ खत्म करके यहाँ से नहीं जा रहे हैं, आपने पीछे वापस आना है और आपने यहाँ पे आके अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। आप अपने एम्प्लॉयर से वो लेटर ले सकते हैं। एक और चीज FRC आप बनवा सकते हैं जो कि आपको नादरा से मिल जाएगी। आप उसे अटैच कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स आपके जो हैं वो फॉरेनर, ओवरसीज नहीं है, आपने अपनी फैमिली के पास वापिस आना है। आप ये डॉक्यूमेंट अपना शो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एसेट और कोई प्रॉपर्टी है पीछे तो आप उसके डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं कि आपकी पीछे एक प्रॉपर्टी है, आपका ये घर है, और इस तरह की कोई भी चीज आप पीछे अपना कोई एसेट जो है वो उन्हें शो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो भी वीजा अप्लाई करते हैं उसमें अपनी कार सेल करना, अपनी प्रॉपर्टी सेल करना, अपनी ज्वेलरी सेल करना, इनके डॉक्यूमेंट शो करते हैं, उनका टैक्स रिटर्न शो करते हैं, तो वो भी डाउटेड थोड़ा सा हो जाता है जो वीजा ऑफिसर है कि अगर सारा कुछ अपना सेल करके बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है इसका वापस आने का कोई प्लान ही नहीं है। अब आपने इसको, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद आपने करना क्या होता है, आपने उन्हें वैसे ही एम्बेसी के पास नहीं भेजना होता। आपने उन्हें क्या करना है, एक कवर लेटर होता है, एक कवर लेटर आपने लिखना है। जैसे वीजे के लिए आप अप्लाई करते हैं, कवर लेटर लिखते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ पहले आपने लिखना है कि अपना सब्जेक्ट आपने मेंशन करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके अंदर आपने जस्टिफिकेशन मेंशन करनी है कि जस्टिफिकेशन फॉर दिस रिफ्यूजल लेटर। उसके अंदर आपने अपनी डेट वगैरह मेंशन करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने मेंशन करना है, अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका पूरा, आपका नेम हो जाएगा, CNIC नंबर हो जाएगा, पासपोर्ट नंबर हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा आपका जो वीजा एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा और प्री रिफ्यूजल नंबर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपने डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आपको ये लेटर रिसीव हुआ है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ ये कि जब आपको प्री रिफ्यूजल लेटर मिलता है तो उसके बाद के जो 10 डेज होते हैं, विद इन 10 डेज आपको जस्टिफाई करना होता है अपने केस को। आपके पास सिर्फ 10 डेज का टाइम होता है, उसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कवर लेटर करना है, तो विद इन 10 डेज आपने अपने आप को जस्टिफाई कर देना है। सो आपके पास 10 डेज का टाइम होता है। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में आपने डेट मेंशन करनी है कि आपको किस डेट को जो है ये लेटर रिसीव हुआ है, ताकि उन्हें ये आइडिया हो जाए कि किस डेट को हुआ है और इसे प्रोसेस करने में हम लोगों ने कितना टाइम लगाना है। और इसके एंड पे, इस पैराग्राफ के एंड पे आपने प्री रिफ्यूजल जो आपको लेटर मिला है उसका जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देना है, एक 1 और 2 लाइंस में। और जो थर्ड पैराग्राफ होगा, थर्ड पैराग्राफ में आपने प्रॉपर रीजन देनी है कि किस रीजन की वजह से आपको प्री रिफ्यूजल मिला है और आप उसे किस किस पॉइंट से जस्टिफाई कर रहे हैं। कवर लेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये थर्ड पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रांग ये थर्ड पैराग्राफ होगा उतना आपका केस अच्छे तरीके से जस्टिफाई होगा। कवर लेटर लेंथी नहीं होना चाहिए, 4-5 पेजेस में जस्टिफाई नहीं करना आपने। मैक्सिमम आप इसे रखें 1 पेज का, क्योंकि अगर किसी के पास आप कवर लेटर भेजेंगे और वो 2, 3, 4, 5 पेजेस का होगा, ज्यादा पेजेस का होगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक हेडिक होगी। वो कहेंगे हम लोगों ने इतना जो पढ़ना है उससे बेहतर है कि हम लोग इसे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं होता कि उन लोगों ने आपको क्लियर ही करना है कि उन्होंने 100% इस चीज को जो है वो रीड करना है। सो कवर लेटर आप मैक्सिमम अगर आपकी रिजेक्शन ज्यादा आई है, आपके पॉइंट्स ज्यादा लगे, जैसे लाइक मैंने आपको बताया कि इलीगल इमिग्रेंट वाला भी इसके अंदर लगा, उन्होंने फाइनेंस के भी काफी पॉइंट्स उठा लिए हैं, तो आप उसे 1.5 पेज तक लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप ना करें। क्योंकि जितना शॉर्ट आप लिखेंगे और जितना ऑथेंटिक आप लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतना केस आपका स्ट्रांग होगा। सो थर्ड पैराग्राफ आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है इस पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ में आपने प्रॉपर रीजंस देनी है। उसके साथ ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है जो कि आपके केस को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपके केस को स्ट्रांग बना रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स पहले आपने सबमिट नहीं कराए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने अब सबमिट करवाने हैं।
ताकि आपका केस जो है वो स्ट्रांग हो जाए और जो प्री रिफ्यूजल है वो आपके एक्सेप्टेंस में चेंज हो जाए। सो इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया है कि आपने कवर लेटर बनाना है, कैसे कवर लेटर बनाना है। एक लिंक आपको शेयर कर दूंगी, उसमें सारा कुछ मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। कवर लेटर लिखने से पहले उस लिंक को और उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उससे अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं, उसे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। अगर कभी कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है और आपको अभी भी किसी पॉइंट से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको प्री रिफ्यूजल मिलता है तो आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी सी परेशानी वाली बात तो होती है कि कॉस्ट जो केस है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन ज्यादा वीक नहीं होता। आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। जितना स्ट्रांग आपका केस होगा, मीन्स जितने स्ट्रांग आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना केस आपका स्ट्रांग होता रहेगा। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इस केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है जब तक आप इटली नहीं जाते। आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है, बहुत ज्यादा डाउट भी होते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में भी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। लेकिन एक दफा अगर आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाता है, आप इटली चले जाते हैं, सारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आप लोग आराम से इटली जाएं, आपका कोई वीजा रिजेक्शन ना आए। अगर खुदा ना खासा कोई वीजा रिजेक्शन आता है तो आप उसे अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।